हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक के लेक्चर नंबर 2 में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कराने के लिए इंटीग्रल फैक्टर्स यूजिंग रूल नंबर 3 एंड 4। सही है आकिब? जी सर। अच्छा, तो फर्स्ट पेज पर तो रूल नंबर 1 2 यहाँ तक काम हमने कर दिया। ये क्वेश्चन अभी भी मैंने डिस्कस कर दिया फर्स्ट लेक्चर में। मैं रूल नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। दिस इज़ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने ये पढ़ा है कि अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है और इक्वेशन होमोजीनियस है तो होमोजीनियस का में आपका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? ये जो m है इसके साथ x मल्टीप्लाइड करो और ये जो n है इसके साथ y मल्टीप्लाइड करो और जमा करके अगर इससे रिज़ल्ट ज़ीरो ना आया तो दिस इज़ द इंटीग्रल फैक्टर। मतलब 1 डिवाइड बाई mx प्लस ny, ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर होता है। ठीक है। और इक्वेशन होमोजीनियस कब होता है? जब हर टर्म की डिग्री सेम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में देखें, दोनों पावर जमा करी 3, यहाँ पावर जमा करी 3, यहाँ पावर देखे 3, यहाँ पावर जमा करें ये भी 3, 2 और 1 3, तो हर टर्म में पावर 3 3 है। सो दिस इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। अब मैं चेक करता हूँ कि आया एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो ये मेरे पास m पार्ट आ गया, m फंक्शन का पार्ट आ गया और ये मेरे पास n फंक्शन का पार्ट आ गया। तो m को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू y। x स्क्वायर कांस्टेंट और y का इंटीग्रेशन 1, यहाँ पर भी 2x कांस्टेंट और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2y। तो 2y और 2 मल्टीप्लाइड करें तो 4। इसका मतलब है कि पार्शल m बाय पार्शल y का रिज़ल्ट जो आया वो आया x स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है। हेलो, हाँ क्या सही है? हेलो जी सर, ठीक। यस अब n फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो ये बन गया पार्शल n वाला रिज़ल्ट। तो दोनों रिज़ल्ट में मसला है, दे आर नॉट इक्वल। ये दोनों देख लें, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है सो इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। और अब चूँकि शुरू में मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इक्वेशन इज़ होमोजीनियस, सो फॉर द इंटीग्रल फैक्टर वी कैन यूज़ रूल नंबर 3। हम रूल नंबर 3 लगा सकते हैं। और रूल नंबर 3 में फ़र्क प्रोसेस क्या है कि m फंक्शन के साथ x मल्टीप्लाई, ये देखिए मेरे पास m फंक्शन है और इसके साथ x मल्टीप्लाइड किया, और ये मेरे पास n फंक्शन है इसके साथ y मल्टीप्लाइड किया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखिए मैं कटिंग वटिंग कर रहा हूँ, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ओनली वी गेट x स्क्वायर इंटू वाई, और दे आर नॉट इक्वल टू 0। सो इसको आप 1 पे डिवाइड कर सकते हो एंड दिस विल बी द इंटीग्रल फैक्टर। ये मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर है 1 ओवर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को उठा ले, इस इंटीग्रल फैक्टर को उठा ले और ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। मल्टीप्लाइड करने से मेरे पास ये सिचुएशन बनता है, पहला टर्म मेरा x स्क्वायर वाई था, उसके नीचे ये टर्म डिवाइड हो गया, दूसरी टर्म के नीचे भी डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी नीचे देखो डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी ये असल में मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ लेकिन चूँकि वो डिवाइड फॉर्म में है इसलिए वो नीचे आ रहा है। जी सर। असल में ये जो आपके पास टर्म है ना ओरिजिनल इंटीग्रल फैक्टर, ये असल में डिवाइड फॉर्म में है 1 ओवर x स्क्वायर इंटू वाई। ये असल में इस तरह लगा होगा इक्वेशन से बाहर। ये इक्वेशन से बाहर आप लगा लोगे, ये मैंने पूरा इक्वेशन यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दिया कि आपके पास पूरी इक्वेशन होगा। पूरी इक्वेशन के साथ आपने बाहर ये लिखा, बाहर लिखने के बाद ये अंदर आ गया, इधर भी अंदर आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया। ठीक है, यस ओके। अब कटिंग को देखो, यहाँ से x स्क्वायर उड़ जाएगा और यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक y कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन वी गेट, ये मेरे पास अभी ओरिजिनल फंक्शन ये आया डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये बच गया m वाला पार्ट
और ये बच गया n वाला पार्ट, और इसको मैं लिखता हूँ कि नो दिस इज़ द न्यू इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने चेक करना है कि आया ये एग्जिट है या नॉन एग्जिट है। तो दोबारा मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ द m पार्ट, वन ओवर y इज़ -2 बाई एक्स, एंड n पार्ट जो है वो -x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3 बाई वाई। विद रिस्पेक्ट टू y, इस y पावर को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, -1 और -1 का डेरिवेटिव फिर -2, हाँ देख रहे हैं आप, जी सर। और इस टर्म का डेरिवेटिव 0, इस टर्म का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसमें y है नहीं। सो पार्शियल m बाई पार्शियल y का रिजल्ट आ गया -1 ओवर वाई स्क्वायर। अब n फंक्शन की तरफ चले जाएं और उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें, तो -1 ओवर वाई स्क्वायर कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास बना ये पार्ट, सही है? यस सर। ओके, बोथ आर इक्वल, देखें यस ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है सो इक्वेशन एग्जिट। कौन सा इक्वेशन एग्जिट? इक्वेशन नंबर 2 वाला एग्जिट। यस अच्छा, पार्शियल m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n फंक्शन टर्म्स फ्री फ्रॉम x विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने n वाले पार्ट पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, m वाले पार्ट पर, ये देखिए ये m पार्ट, और n फंक्शन में जस्ट ये एक टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। आखिर सही है ना? यस सर। अच्छा, जी सर। तो 1 ओवर y कांस्टेंट कर ले और 1 रह जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट करके 1 ओवर x रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x log x आ जाएगा, और 1 ओवर y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा log y, एंड दिस इक्वल टू प्लस c। ठीक है? यस सर। तो ये हो गया रूल नंबर 3 पर क्वेश्चन। अब रूल नंबर 4 पे ये कुछ लोग आ रहे हैं फिर अटेंडेंस के लिए। कौन? मलिक, अदनान, मलिक अदनान किधर हो? मलिक साहब, हेलो। अच्छा, रूल नंबर 4 देखें। आके रूल नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था ना कि आपके पास जो m वाला फंक्शन होगा उसमें y कॉमन होगा, अंदर x और y प्रोडक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर यस सर। मतलब पहले वाले में y कॉमन होगा और m वाले के साथ थे। उसमें x कॉमन होगा। तो फिर आपका इंटीग्रल फैक्टर इस तरह करना है कि mx से ny सब्ट्रैक्ट कर लो, और अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो उसको 1 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई mx माइनस ny, दिस विल बी द इंटीग्रल फैक्टर। जो ऊपर मैंने लिखा है ये आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है, ये वाला। अब क्वेश्चन प्रॉब्लम को देखें। जी सर। y इंटू एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी x और y प्रोडक्ट में, और y कॉमन, यहाँ पर भी देखे कॉमन प्रोडक्ट, यहाँ पर भी देखे प्रोडक्ट, और x कॉमन। बाज़ औक़ात ये कॉमन पोर्शन आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आप लोगों ने खुद वहाँ से उठा के लेना है। ठीक है? जी सर। हाँ, अब जब ये कॉमन वाला पोर्शन मल्टीप्लाइड करोगे तो आपके पास ये पूरा m पार्ट बनेगा और ये पूरा n फंक्शन बनेगा। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव अगर मैं चेक भी कर लूँ द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। हाँ जी सर। वो पता चल रहा है। अगर आप इस m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले लेना तो 2xy और 6x² y², लेकिन लास्ट टर्म में 6 नहीं आ रहा है। ये देखिए इसमें 6 नहीं आ रहा है,
आकिब सही है ना? सर हाँ उसमें जी सर उसमें 3x² हाँ बिल्कुल, मतलब इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है। अब जब एग्जैक्ट नहीं है जी सर सो फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर। ये जो पूरा m पार्ट था ना, इस m पार्ट के साथ मैंने एक मल्टीप्लाइड किया x, देखो, और ये जो n वाला फंक्शन था इसके साथ मैंने किया मल्टीप्लाइड y, और मल्टीप्लाइड के बाद सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटीग्रल फैक्टर का तरतीब देखो, mx माइनस ny ये इंटीग्रल फैक्टर नहीं है, इसका रिज़ल्ट निकालूंगा फिर 1 डिवाइड बाय दैट रिज़ल्ट। यस सर अब ये कटिंग प्लस और माइनस ये कटिंग, और इन दो टर्मों को देखो दे आर सेम, सो एडिंग द कोफिशिएंट 2x³ प्लस x³ से बन गया 3x³ एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सम टाइम जब आप ये सिम्प्लिकेशन करोगे तो उससे रिजल्ट 0 आ सकता है, तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो फिर तो 1/0 से इन्फिनिटी आएगा, फिर ये इंटीग्रल फैक्टर नॉट डिफाइन होगा, फिर ये रूल बस आपका नाकाम हो जाएगा। इस रूल में यही शर्त लिखा है कि ये जो आप mx माइनस ny लेते हो दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0, और इसी तरह रूल नंबर 3 में भी यही है कि mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0। ये जब 0 के बराबर नहीं होगा फिर हमारा इंटीग्रल फैक्टर रूल ये काम करेगा कि 0 के बराबर होगा तो ये दोनों रूल फेल। हाँ दोनों रूल फेल, क्योंकि असल में ये डिवीजन फॉर्म में आ रहा है ना, ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, 1 डिवाइड बाय दिस रिजल्ट mx प्लस ny या mx माइनस ny, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जब ये हम सिम्प्लिकेशन करते हैं mx प्लस ny का या mx माइनस ny का तो ये 0 आ सकता है, तो फिर ये दोनों रूल फेल, तो फिर आप 1 और 2 में जाकर काम कर लोगे। हो सकता है कि वहाँ 1 और 2 पर काम कर ले, ओनली फंक्शन ऑफ x ओनली फंक्शन ऑफ y वाली बात आ जाए। यस सर अच्छा, अब ये जो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर बना इसको मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रल फैक्टर बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय दिस इंटीग्रल फैक्टर। अब देखो वो बाहर पहले लगा था फिर अंदर आ गया, इधर नीचे डिवाइड हो गया, इस टर्म में भी डिवाइड हो गया, इस टर्म में भी डिवाइड हो गया और इस टर्म में भी डिवाइड हो गया। अब मैं जब यहाँ से कटिंग कर लूँगा तो एक x कट जाएगा, डबल y कट जाएगा, यहाँ से डबल x कट जाएगा, यहाँ से तीनों y कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से डबल x कैंसिल, यहाँ से एक y कैंसिल, यहाँ से तीनों x कैंसिल, यहाँ से डबल y कैंसिल। सो ये आपके पास बना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द न्यू इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने इसको कहा कि दिस इज न्यू इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो m पार्ट है वो ये आ गया, ये m पार्ट आ गया, और ये मेरे पास बना n पार्ट। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो y पावर को मैंने ऊपर शिफ्ट करके शो कर दिया, तो y पावर -1 का डेरिवेटिव y पावर -2 और -1 फ्रंट पे आ गया, और यहाँ पर इस टर्म में y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो पार्शियल m बाय पार्शियल y का रिजल्ट ये बना, रिजल्ट तो ये बना ना पूरा, पार्शियल m बाय पार्शियल y का रिजल्ट बना -1 डिवाइड बाय 3x² y²। असल में ये y पावर -2 जो है ना ये नीचे आ गया, ठीक है जी सर। ओके। अब है n फंक्शन का डेरिवेटिव, n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x वहाँ पे x नीचे पड़ा था उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो फिर डेरिवेटिव में पावर -2 हो गया और इस टर्म का डेरिवेटिव 0 आ गई। देखिए मैंने 0 लिखा है क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है। अब इस x² को फिर नीचे शिफ्ट कर लो तो ये देखें वही डेरिवेटिव आ गया जो पार्शियल m से आया था, ठीक है जी सर। एक मिनट सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ ओके सर, बस इधर पूछेगा मैं 10 मिनट का तब कम से हाँ बस माँ की कॉल को बता जो शायद जावेद साहब सर आवे हाँ सही है। बस इधर सर लैपटॉप दरोड़ा में फादर जाऊँ। ओके सर हाँ जी आके तो बोथ रिजल्ट आर इक्वल, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब आप इक्वेशन नंबर 2 पर इंटीग्रेशन लगा लो, ये वो m पार्ट का इंटीग्रेशन और ये वो n। अब इस n फंक्शन ने मैंने ये क्यों उठाया, असल में वहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में देख लें
इक्वेशन नंबर 2 में जस्ट एक टर्म है -1/3 ये वाई, जिसमें x इन्वॉल्व। जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैंने ये टिका। अब -1/3 को बाहर कर दे और 1/y का इंटीग्रेशन लेंगे, तो x पावर -2, ये -2 कहाँ से आ गई, ये x ऊपर शिफ्ट हो गया, इसका इंटीग्रेशन लूँगा और इसका लूँगा और इसका लूँगा, तो x पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 और 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/y का इंटीग्रेशन log y। बस बाकी सिम्प्लिफिकेशन है वो इजी है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस हाँ। यस सर। अब मैंने यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन उठाया है, हम अंदाज़ा करेंगे कि रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक जो रूल है उसको यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वैसे मैं जनरल अगर इसको इसका एनालिसिस मैं कर दूँ तो रूल नंबर 3 तो यहाँ पे यूज़ नहीं है इस प्रॉब्लम में। आकिब सही है? यस सर। क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है। यस रूल नंबर 4 यूज़ नहीं है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था ना कि पहले वाले में y कामन होगा, अंदर x और y मल्टीप्लाइड होंगे, दूसरे में x कामन होगा, फिर x और y मल्टीप्लाइड है, वो तो है नहीं। तो 3 और 4 ने काम छोड़ दिया। अब हम 1 और 2 की तरफ आ रहे हैं। 1 में ओनली फंक्शन ऑफ x आना चाहिए और 2 में ओनली फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, तब हम इंटीग्रल फैक्टर की तरफ जा सकते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ, ये मेरे पास m पार्ट है और ये मेरे पास n पार्ट है। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस टर्म का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 0 आ जाएगा और साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y। हाँ, तो पार्शियल m बारे पार्शियल y का डेरिवेटिव ये आया। अब x अब n फंक्शन cos है, तो cos y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वो 0 आ जाएगा, इसमें x है नहीं। जी सर। दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रूल नंबर 1 की तरफ आता हूँ कि पार्शियल n को पार्शियल m से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो पार्शियल m वाला रिजल्ट मेरा था cos y माइनस cos y, और पार्शियल n वाला रिजल्ट था मेरा 0, और जो n फंक्शन था वो cos 0, n फंक्शन cos था। जब cos को cos पे डिवाइड करूँगा कट जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ गया -1। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस -1 में हम ना ये पता कर सकते हैं कि ये ओनली फंक्शन ऑफ x है, ना हम ये पता कर सकते कि ये ओनली फंक्शन ऑफ y है। सब ये बात नोट करें। इस -1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इस -1 के साथ मैं x लगा सकता हूँ, x पावर 0 वापस 1 के बराबर आ जाएगा, वो 1 इस 1 से मल्टीप्लाइड होगा, हमें वही -1 मिलेगा। और इस -1 के साथ में -1 पावर y भी लिख सकता हूँ, y पावर 0। हाँ, ये पॉइंट नोट करें। जी सर। इस क्वेश्चन में मैं इस -1 वाले रिजल्ट को ओनली फंक्शन ऑफ x भी कह सकता हूँ, ओनली फंक्शन ऑफ y भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ x पावर 0 भी लिख सकता हूँ और x पावर y पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट आया इस एक्सप्रेशन से, ये जो आपने पार्शियल n का रिजल्ट सब्ट्रैक्ट किया पार्शियल m से और n पे डिवाइड किया, या पार्शियल m को पार्शियल n पर डिवाइड करके m पर डिवाइड करो, उस रूल नंबर 2 लगा लो, फिर भी इसी तरह कोई कांस्टेंट रिजल्ट आया, जैसा कि दिस इज़ द कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, मतलब जिसमें आपको x और y शो ही ना हो जाए। जब आपको इसमें x और y शो ही नहीं जाए, तो फिर आप डिसाइड कैसे करोगे कि दिस इज़ ओनली फंक्शन ऑफ x है या ओनली फंक्शन ऑफ y है? ये मसला फिर बनता है। तो इसमें फिर आपकी मर्ज़ी है कि जो भी कांस्टेंट आ जाएगा उस कांस्टेंट के साथ आप x पावर 0 लिख कर ओनली फंक्शन ऑफ x भी कह सकते हो और y पावर 0 लिख कर ओनली फंक्शन ऑफ y भी कह सकते हो। तो चूँकि मैंने बात सुना ना, चूँकि मैंने वही एक्सप्रेशन लगाया कि पार्शियल n को m से सब्ट्रैक्ट किया और n पे डिवाइड किया, तो दिस इज़ द रूल्स फॉर रूल नंबर 1। ये एक्सप्रेशन कहाँ पे काम कर, रूल नंबर 1 में काम कर रहा था। जी सर। तो मैं ओनली फंक्शन ऑफ y के बजाय ये कहूँगा कि दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ x। मतलब ये है ना मेरा, चूंकि मैंने रूल नंबर 1 का एक्सप्रेशन यूज़ किया, पार्शियल n को m से सब्ट्रैक्ट किया और n पे डिवाइड किया। अगर पार्शियल m को मैं पार्शियल n से सब्ट्रैक्ट करता और m पे डिवाइड करता,
तो फिर मैं कहता कि दिस -1 इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ वाई, फिर ओनली फंक्शन ऑफ वाई वाई कहता, ठीक है। अब मैं ओनली फंक्शन ऑफ एक्स इस बेस पे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन वही रूल नंबर 1 वाला यूज़ किया है। तो वो जो -1 था अब उसको ई के ऊपर उठाकर इंटीग्रेट करो। ये देखिए मैंने ई के ऊपर इंटीग्रेट किया तो -1 का इंटीग्रेशन -x, दिस इज़ द इंटीग्रल फैक्टर। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाइड करें। ये देखिए मैंने इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पर लगा के इसके साथ मल्टीप्लाइड करूँगा और यहाँ पे लगा कर इसके साथ मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइड करने से मेरे पास m फंक्शन e पावर -x और e पावर x ये कट जाएगा, e पावर 0 बन जाए और e पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा और अगला टर्म आ जाएगा e पावर -x इंटू साइन y और वो जो n वाला पार्ट है वो ये आ गया। अब डेरिवेटिव को देखो, पार्शियल m बाई पार्शियल y, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और e पावर x कांस्टेंट और साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा काज y। हाँ आके यस सर। हाँ ये पार्शियल m वाला पोजीशन बन गया। अब n की तरफ चले जाओ, n फंक्शन में ये टर्म कांस्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ और e पावर -x का डेरिवेटिव, एक बार e पावर -x अपनी जगह पे आ जाएगा और -x का दोबारा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा -1। मानते हैं ना आप लोगों को, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में समझाया था यस सर। ई फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये पार्शियल n बाय पार्शियल x का डेरिवेटिव आ गया। एंड डेरिवेटिव। हाँ तो दोनों डेरिवेटिव नहीं फर्दर डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव, ये दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर आ गए। हाँ जी जब ये दोनों डेरिवेटिव बराबर आ गए सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। कौन सा इक्वेशन एग्जैक्ट? ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन आप लोग जब पेपर में या असाइनमेंट में काम करते हैं ना तो ओरिजिनल इक्वेशन को 1 कहा करें और आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रल फैक्टर जो नया इक्वेशन बनता है उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया करें। तो फिर आप जब सॉल्यूशन उठाते हैं ना तो सॉल्यूशन में लिखो कि नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन वही फार्मूला लगा रहा हूँ कि m फंक्शन पर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, m फंक्शन पर इंटीग्रेशन लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू x और n फंक्शन बट टर्म्स फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x वहाँ पर कोई टर्म नहीं है। अगर आप गौर से देखें मेरे पास ये जो n फंक्शन है, इस n फंक्शन में x इन्वॉल्व है। देखो ना इधर x इन्वॉल्व है? हेलो जी सर। एक्स इन्वॉल्व। तो ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन में कैंसिल हो जाएगा, बस ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आप इसको ड्रॉप करें पेपर में, इस तरह इस पर क्रॉस लगाओ कि ये ड्रॉप हो गया और दिस इज टर्म, दिस इज फंक्शन ऑफ m, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू c। तो 1 का इंटीग्रेशन लूँगा, ये देखिए मैंने 1 कर लिया और साइन y कांस्टेंट है क्योंकि मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ तो साइन y इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। आपने इस एक्सपोनेंशियल पार्ट का इंटीग्रेशन लेना क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही आएगा और फर्दर डेरिवेटिव चूँकि -1 आता है तो वो इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड हो जाएगा, बताया था ना? अच्छा, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। बस ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब एक प्रॉब्लम और है, बस इसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है dx प्लस x बाई वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई इजिकल टू 0। dx के फ्रंट पर 1 लगा है, ये 1 जो है ये मेरा m फंक्शन कहलाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है ये मेरा m फंक्शन कहलाएगा, दिस इज़ m फंक्शन और ये मेरा n फंक्शन है। तो चूँकि पार्शियल m बाई पार्शियल 1, पार्शियल m का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, मानते हैं ना, क्योंकि वो 1 है, ठीक है। और पार्शियल n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ये डेरिवेटिव 1 आ गया और चूँकि यहाँ पे x नहीं है इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर y। ये दोनों डेरिवेटिव देख ली बराबर नहीं है, सो इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रूल नंबर 2 की तरफ जाता हूँ कि पार्शियल m को पार्शियल n से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसको m पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखता हूँ कि ओनली फंक्शन ऑफ y आ रहा है कि नहीं, वो आ जाएगा। पार्शियल m वाला रिजल्ट 0 है, पार्शियल n वाला रिजल्ट 1 ओवर y है और m वाला रिजल्ट 1 है, 1 पे डिवाइड किया तो दिस इज़ 1 ओवर y एंड दिस इज़ ओनली फंक्शन ऑफ y। आके सही है ना? जी सर। यस। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ e के ऊपर, तो 1 ओवर y का इंटीग्रेशन लाग y, लाग और e कैंसिल, आपके पास इंटीग्रल फैक्टर ये आ गया, 1 इंटीग्रल फैक्टर y आ गया। अब इस इंटीग्रल फैक्टर को इक्वेशन के साथ मैं करता हूँ मल्टीप्लाइड,
मैंने यहाँ पे लगाया है, मल्टीप्लिकेशन को वो देख लें। मल्टीप्लाइंग, ये देखें मैंने यहाँ पर भी वाई लगा के मल्टीप्लाइड किया और इसके साथ ही मल्टीप्लाइड करके अंदर ले गया, तो अब मेरा m फंक्शन y बन गया और ये मेरा पास n फंक्शन बन गया। तो चूँकि यहाँ पर y है और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 आ गया और n फंक्शन मेरा x माइनस y साइन y है, तो x का डेरिवेटिव 1 और इस टर्म में x है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0। तो अब दोनों डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव भी 1 आ गया, ये दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर आ गए, इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। कौन सा इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया? ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इसके साथ मैंने लिखा कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 पर इंटीग्रेशन लगाओ, इस पर इंटीग्रेशन लग गया डायरेक्ट, और इसमें ओनली फंक्शन ऑफ इन फंक्शन में वन टर्म ऐसा है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, वो ये टर्म है, ये वाला, इसमें x नहीं है, y साइन y। तो चूंकि यहाँ पर y का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, y कांस्टेंट और 1 रह जाएगा, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है, तो दोनों में y इन्वॉल्व है। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लूँगा, और एक मेरे पास पॉलिनोमियल है और दूसरा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री है। हमने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को फर्स्ट ले लो, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले लो। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे होल माइनस आ रहा था, लेकिन वो होल माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। एक माइनस सवाल में पढ़ा है ना, और एक माइनस फार्मूले में आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, और सेकंड का इंटीग्रेशन, क्योंकि सेकंड मेरा साइन y है और साइन y का इंटीग्रेशन माइनस काज y आ जाएगा। अब यहाँ पर इस 1 के इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस काज y, और यहाँ dy बाई dy का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। आपके पास जस्ट रह जाएगा काज y का इंटीग्रेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड पे इधर देख लो, जस्ट ये पार्ट रह गया। देखें इस पार्ट का इंटीग्रेशन 1 आ गया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस काज y आ गया, और अब एक लास्ट काज y रह गया, और काज y का इंटीग्रेशन साइन y। ठीक है, यस बस सिर्फ इस लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला है, वो लगाना है। और वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब एक पॉलिनोमियल आ जाए और एक ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, तो पॉलिनोमियल को फर्स्ट ले ले और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले ले, और फिर ये फार्मूला लगा ले कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये रूल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए मैंने, अभी भी तकरीबन 5-6 प्रॉब्लम मैंने कर दिए। बस आपका कोर्स यहाँ पे वाइंड अप हो गया। अब पेपर की तैयारी शुरू करें, जब भी पेपर हो फिर इंशाल्लाह कोई मसला है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बस सिर्फ 2 मिनट मैं आपका ले रहा हूँ कि मैं लर्निंग के लिए हर चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ और मौजूद भी हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं होते कि सर मेरा पोर्टल ब्लॉक है, मैं क्या करूँ। उसके लिए काइंडली अगर आप मुझे मैसेज करें, मेरे साथ कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, वो आपकी फ़ीस का प्रॉब्लम होता है, यूनिवर्सिटी आके फ़ीस वगैरह जमा करे, ये सारे मामले क्लियर कर ले। अब भी 28 तारीख़ में मेरे ख्याल में 10 दिन है, तो काम आपका है। मेहरबानी मैंने बताया कि बराए मेहरबानी आकर ये अपने मसाइल इस एक हफ़्ते में हल कर लें, क्योंकि जब बिल्कुल एंड मौके पर, और मेरे ख्याल में कल आप लोगों का लास्ट डेट था 19 बताया था शायद फ़ीस जमा करने का। फ़ीस जमा करें, फिर कोई इशू नहीं होगी, सारे पोर्टल वगैरह की कोई इशू नहीं होगी। अलबत्ता जब आप पेपर सबमिट करते हैं, फ़ाइल का साइज़ बढ़ाओ, साइज़ सर कैसे कम कर दे, वो भी तरीका बता सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे व्हाट्सएप पर ना पेपर सेंड करे, ना कोई असाइनमेंट सेंड करे, ना बाई ईमेल। पोर्टल पे सारा काम करना है। ये रीअपीयर अक्सर यही करते हैं, बस फाइल बम गिरा देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर ये लो, ये सबमिट किया मैंने। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई वो नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब पोर्टल पर आपको काम करना है। या असाइनमेंट आप लोगों ने लेट किया और फिर एग्ज़ाम के बाद आप 1 महीना बाद आकर असाइनमेंट आपने हार्ड कापी हाथ में रख के कि सर ये मेरा असाइनमेंट है, मेरा वो था, मेरा ये था। 10 दिन है, अभी सारे मसले हल कर लें। एग्ज़ाम के बाद असाइनमेंट नहीं आएगा। 2 असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं और 23rd लास्ट डेट है, इसको 23rd लास्ट डेट तक सारे असाइनमेंट वहाँ पे सबमिट करना। कोई हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है,
ओके, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। किताब में जो भी सवाल है लेक्चर्स में उसके लिए मौजूद है, बता सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम मेरे हाथ में नहीं है कि आप पोर्टल आपका बने या आईडी काम नहीं कर रहा है या ये या वो यूनिवर्सिटी आकर इधर डिपार्टमेंट में डिस्कस कर ले, ज़रूर कोई ना कोई इशू होगी। ठीक है, एक मिनट मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उस पर क्लास ख़त्म करते हैं। चलो The attendance was short. बस उस अटेंडेंस में लगो, आखिर क्लास ख़त्म करें। जी सर ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़। Is the attendance so short? यस